नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आज बात होगी मोहन भागवत के पूर्वांचल दौरे की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में शामिल होने के बाद से विपक्ष को झटका लगा है। पूर्वांचल वही क्षेत्र है जहां पर बीजेपी को कमजोर माना जाता है, लेकिन अब बीजेपी 2024 की तैयारी में कोई भी कोर कसोर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी कड़ी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पूर्वांचल दौरे पर हैं। बता दें कि अगले 5 दिनों में पूर्वांचल के कई जिलों का दौरा करेंगे, अलग अलग संतों से मुलाकात करेंगे और आश्रमों का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख का पूर्वांचल दौरा अहम माना जा रहा है। मोहन भागवत गाजीपुर पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति जी और आचार्यों ने मोहन भागवत का मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत किया। इसके बाद आरएसएस प्रमुख ने देवी बुढ़िया की माई का मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसके बाद से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मिर्जापुर के परमहंस आश्रम पहुंचे और साधु संतों से आशीर्वाद दिया। खबर यह भी है कि मोहन भागवत से कई बीजेपी नेता मुलाकात कर सकते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश का सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में इस समय धर्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मुद्दा मुखर है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अंतिम चरण पर है और जनवरी में मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी तय हो गई है। और इस पृष्ठभूमि में संघ प्रमुख का धर्माचार्य का संवाद अहम माना जा रहा है। राम मंदिर संघ को लेकर कोर एजेंडा रहा है और उसकी वैचारिक की जमीन का भी खड़ी बीजेपी की राजनीतिक उदय का आधार भी रहा है। 2024 के चुनाव में भी ये उपलब्धि मंचों से मुखर रहेगी। यानी मोहन भागवत का ये जो दौरा है उत्तर प्रदेश का खास इसलिए हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। मोहन भागवत के ये बेहद ही अहम दौरा माना जा रहा है। अभी पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल में अब जहां पर कभी कहा जाता था कि बीजेपी कमजोर है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि पूर्वांचल में बीजेपी कितनी मजबूत हो गई है। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं और लगातार जो बीजेपी पर अभी से देखा जाए तो 2024 से पहले बीजेपी फुल टू एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी और आरएसएस का संबंध सबको पता है और जिस तरीके से आरएसएस की ये तस्वीर आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मोहन भागवत के दौरे के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बेहद ही खास ये दौरा माना जा रहा है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुमार अशोक बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है। चंचल कुमार सपा प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। हमाम वादी कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, बहुत बहुत स्वागत है। निकिता सरीन संवाददाता लखनऊ से जुड़ रही हैं। सबसे पहले निकिता, क्या कुछ अपडेट है दर्शकों को पहले बताएं। देखिए सौरभ, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो दौरा है, पूर्वांचल दौरा, वो काफी बेहद खास माना जा रहा है। क्योंकि आपको ये बता दूं मैं कि आरएसएस सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी को लगातार सपोर्ट करती आई है और एक यही वजह है कि पूर्वांचल को इस बार साधने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि मोहन भागवत इस वक्त लगातार पूर्वांचल और ये सभी दौरों पर चल रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर वो साधु संतों से मिल रहे हैं और साधु संतों के साथ साथ वो मंदिरों और मठ के भी चक्कर लगा रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं पूर्वांचल से जरूर जोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पूर्वांचल में थोड़ा सा अपने आप को कमजोर जरूर महसूस करती आई है, लेकिन इस बार अगर मैं ओपी राजभर की बात करूं तो ओपी राजभर ने भी इस बार अलायंस कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ और वो पूर्वांचल में काफी स्ट्रांग है। तो यह भी देखा जा रहा है कि यहां पर दो बड़े चेहरे, समाजवादी पार्टी से अगर मैं दारा सिंह चौहान की बात करूं तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जो घोसी सीट पे वो चुनाव लड़ते आए थे, इस बार वो वहां पर रहेंगे। और पूर्वांचल दौरा आपको यह बता दूं कि क्यों खास है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पूर्वांचल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है बिहार से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा देखा जा रहा है। तो हारी हुई सीटों को कहीं ना कहीं साधने के लिए ये जो गर्मी और गर्मजोशी के साथ में जिस तरीके से पूर्वांचल दौरा कर रहे हैं लगातार आरएसएस मोहन भागवत, और एक एजेंडा आपको इंपॉर्टेंट ये भी बता दूं कि जो
अयोध्या का अहम मुद्दा है जिसको फोकस कर रही है आरएसएस, उसका भी जो काम है वो चरम सीमा पर पहुंच गया है और जनवरी 2024 ठीक लोकसभा चुनाव से पहले आम जनता के लिए जो दर्शन है वो भी खुल जाएंगे। तो ये तो इनका पूरा फोकस है पूर्वांचल का, इसको बहुत अहम माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही है पूर्वांचल यानी ईस्टर्न यूपी को साधने में। सौरभ बिल्कुल, चलिए कुमार अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार अशोक जी, आपसे समझना चाहेंगे मोहन भागवत के ये दौरा किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्या आपका परसेप्शन, क्योंकि आरएसएस कहीं ना कहीं बैकडोर से बीजेपी की सपोर्ट करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। अशोक जी, आप तक आवाज आ रही है? चले ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। चंचल कुमार जी हमारे साथ है। चंचल जी, आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से मोहन भागवत का ये दौरा है, आप किस रूप में देख रहे हैं इस दौरे को, पूर्वांचल का खासकर बात किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें, आरएसएस ने एक सर्वे कराया, सर्वे में यह था कि मोदी चेहरा और मंदिर मुद्दा, ये दोनों मुद्दा 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए नाकाफी है जी। तो उसी के एवज में आरएसएस ने लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में, कई जगह में, पूरे देश में जगह जगह इन लोग अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है आज कि आप ये बताओ कि जो भी वादे करके जनता के बीच में आप आए थे, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, चाहे 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात हो, चाहे आपने देखा हो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे आपने देखा होगा आदर्श ग्राम की बात हो, स्मार्ट शहर की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, महंगाई की बात हो, आज सारी की सारी 2022 तक गंगा सफाई की बात करते थे लोग। लेकिन आज इन सारी बातों पर भारतीय जनता पार्टी को नेता, प्रवक्ता चर्चा भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो केवल और केवल सारी की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी हैं। जी। आप मुझे बताओ, आप हर साल हजारों करोड़ रुपए स्मार्ट शहर के नाम पे खर्च करते हो, करते क्या हो आप? ऐसा कौन सा रोड है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के अंदर हर साल गड्ढा मुक्ति घोषणा करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी रोड जो गड्ढा मुक्त हुई है? सारी की सारी गड्ढा युक्त। आप देखो, जो भी एक्सप्रेस आप बना रहे हो, भ्रष्टाचार के जो है भेंट चढ़ जा रही है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड का एक्सप्रेस का उदाहरण किया, उसका हाल क्या हुआ? आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस देखा होगा, आपने आए दिन घटनाएं घट रही हैं जो उसके मानक बनाए गए थे। जो भी आप वादे करके आए थे जनता के बीच में, वो सारा का सारा फेल हो चुका है। दूसरी बात जो आपने कहा आदरणीय ओपी राजभर जी को ज्वाइन कराने की बात, आप देखिए दोनों इंजन, जो दिल्ली वाला इंजन और यहाँ वाला दोनों इंजन टकरा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी में ज्वाइन करे, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से लगातार जो है आदरणीय राजभर साहब लगातार 1 साल से बीजेपी के संपर्क में थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी मना कर रहे थे। लेकिन आदरणीय अमित शाह जी ने यहाँ पे अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इन्होंने राजभर साहब को ज्वाइन कराया। जबकि आपने देखा होगा जिस तरीके से राजभर साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री का नाम लिया, दुनिया का दूसरा से झूठा नेता मुख्यमंत्री का नाम लिया, और आपको याद होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बातें कहते हैं उसी का विरोध करते हैं। आपको याद होगा शहडोल के अंदर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के भ्रष्टाचारियों को एक एक करके मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और अगले दिन 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग अजित पवार को सबको ज्वाइन कराते हैं जी। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो डबल स्टैंडर्ड है, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है, जनता को गुमराह करके रखते हैं। और आज सोचो, आज ऐसा कौन सा परिवार है जो गैस सिलेंडर से लेकर के बच्चे की फीस से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में परेशान न हो। ठीक है चंचल जी, मेरा सवाल था कि आप मोहन भागवत के दौरे से मैं संबंधित मेरा सवाल मैंने बताया दौरा इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, निकिता मेरी सहयोगी जुड़ी है। निकिता, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए अभी चंचल जी से मैंने सवाल जो लिया उसको थोड़ा वो डाइवर्ट कर दिए, वो अलग अलग चीजें बताने लगे। ये जो दौरा है दरअसल पूर्वांचल को साधने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि आप बता रही थी कि पूर्वांचल में बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करती है। अब एक शक्ति प्रदर्शन बैकडोर से आरएसएस का अगर सपोर्ट होगा तो बीजेपी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी। बिल्कुल सौरभ, 3-4 बातें अहम हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हालांकि सभी पार्टियां जो अपनी जमीनी लेवल की ताकत है वो झोंकने के लिए तैयार हैं, वहीं
क्योंकि लोकसभा चुनाव सभी पार्टियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑपोजिशन भी एक्टिव है, भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो 14 हारी हुई सीटें हैं उसको साधने की कोशिश कर रही है। यही एक वजह है। एनडीए की लगातार बैठकें हो रही हैं, कई बड़े लोग, कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि अगर मैं ओपी राजभर की बात करूं तो लगातार उनका भारतीय जनता पार्टी में लाना एक पूर्वांचल को अपने आप में स्ट्रांग करने की बात जरूर दिख रही है, क्योंकि पूर्वांचल का दम जरूर दिखाते हैं ओपी राजभर। तो कहीं ना कहीं ये जो आरएसएस का दौरा है, ये कहा है तो जून में भी आरएसएस कई जगह ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन अब अगर मैं पूर्वांचल की बात करूं तो पूर्वांचल में अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि मैंने आपको पहले भी जिस तरीके से बताया है कि आरएसएस बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, भले ही फेस ऑफ में ना करे। और दूसरी बात आपको यह बता दूं कि इस बार आरएसएस गांव-गांव तक पहुंचना चाह रही है, लोगों से मिलना चाह रही है। साथ ही इनके जो दो एजेंडे बहुत ज्यादा फेमस हैं, दलितों से मिलना, आदिवासियों से मिलना, तो आदिवासियों से डायरेक्ट कांटेक्ट में मिलकर अपने आप को स्ट्रांग करना चाह रही है। और ठीक लोकसभा चुनाव के पहले जो राम मंदिर है वो भी आरएसएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट एजेंडा है, जिसका जो काम है वो लगातार अब खत्म हो चुका है और 2024 में वो आम जनता के लिए खुल जाएगा। अब अगर पूर्वांचल को साधने की बात आती है तो बीजेपी लगातार वहां पर थोड़ी सी कमजोर जरूर है। साथ ही आपको यह बता दूं कि साधु संत के साथ में बैठना, उनसे मिलना, उनके साथ लोगों के बीच जाना, ये आरएसएस के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट जरूर है। क्योंकि अगर अहम मुद्दा तय कर रही है आरएसएस लोकसभा चुनाव को साधने का, वो भी पूर्वांचल के चलते, तो मोहन भागवत इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। और यही एक वजह है कि पूर्वांचल का डायरेक्ट कनेक्शन होता है बिहार से। तो ये एक अहम वजह समझ में आती है यहां पर कि पूर्वांचल को साधने के लिए ये जो दौरे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मंदिरों में जाना, मठ में जाना, पूजा अर्चना करना, ये बीजेपी के एंगल से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दो बड़े ऐसे चेहरे अब आ गए हैं। हाल ही में आज भी एक बड़ी खबर आई है, केशव देव मौर्य की महान दल के हैं, वो भी बीजेपी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं। तो बीजेपी अपनी जमीनी स्तर का जो लेवल है उस पर कमजोर नहीं पड़ना चाहती है। चलिए ठीक है। हमाम वाहिद साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि देखिए पूर्वांचल कहीं न कहीं बीजेपी जो है वो अपने आप को कमजोर महसूस करती है। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पूर्वांचल को साधने के लिए निकल पड़े हैं। बीजेपी पहले से पूरी कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे आप लोगों की तैयारी है, कुछ काट है? देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आता है भागवत जी के दौरे शुरू हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सुरक्षा कवच के रूप में है, लेकिन कोई भी सुरक्षा कवच भारतीय जनता पार्टी को बचा नहीं पाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से 9 साल में संघ की नीतियों और भाजपा सरकार द्वारा इस देश के लोगों को ठगने का प्रयास किया गया है, केवल पूर्वांचल ही नहीं, बुंदेलखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनमानस आज भाजपा से बिल्कुल परेशान है। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पूर्वांचल में भाजपा सरकार ने कितनी इंडस्ट्री लगाई, कितने नौजवानों को रोजगार दिए। और जो कोरोना काल में नौजवान उत्तर प्रदेश का युवा जो बड़े बड़े शहरों से, मुंबई से, दिल्ली से वापस आया था, जिसे मुख्यमंत्री ने रोजगार देने की गारंटी बोली थी, उनको भी एक रोजगार नहीं मिला। चिकित्सा का मामला उत्तर प्रदेश की, पूर्वांचल की क्या स्थिति है? छुट्टा जानवर जो सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए सरकार ने क्या काम किया? और पूर्वांचल का जो छोटा किसान है, जिसके पास छोटा खेत है, छोटी जमीन है, जिसपे लागत लगातार पेट्रोल डीजल की महंगाई की वजह से किसानों की लागत बढ़ रही है, उनको भुगतान नहीं मिल रहा है गन्ना किसानों का। ये तमाम समस्याएं जिसपे पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। किसी के आने जाने से पूर्वांचल ठीक है, सरकार ठीक है नाकामयाब हो गई है, फेल हो गई है। कांग्रेस की क्या रणनीति, क्या कुछ लेकर आप आएंगे? यही सब मुद्दे रहेंगे या कुछ विशेष आप ऐसा लेकर आएंगे मुद्दे जिससे जनता आप पर विश्वास करे? कांग्रेस का एजेंडा क्लियर है और तमाम विपक्षी दल, जो 26 विपक्षी दल है, उनका एजेंडा साफ है। देश का विकास, प्रदेश का विकास, नौजवानों का रोजगार, बढ़ती महंगाई से जनता को राहत देना। जो मूल समस्याएं, उस समस्याओं के समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है? उलूल फुलूल मुद्दों पर बहस करके सरकार केवल ब्रांडिंग और प्रचारबाजी कर रही है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, उससे लड़ने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम विपक्षी दल बिल्कुल तैयार हैं। और हमारा मुद्दा, हमारा एजेंडा, विपक्षी तैयार हैं, लेकिन सूत्रधार नीतीश कुमार अभी से नाराज चल रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप लोगों के शामिल नहीं हुए, पहले ही निकल लिए वहां से।
सूत्रधार तो वही है ना, नीतीश कुमार जी। नाराजगी एनडीए में है, भाजपा के घटक दल में है, जिसकी कभी भी बैठक नहीं हुई। जब हमारी बेंगलुरु में बैठक शुरू हुई तो उनको भी याद आया, उनके पास 38 नंबर है, जिनकी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं 2 दर्जन से ज्यादा, जिनके पास एक सांसद नहीं है। तमाम लोगों ने संकल्प लिया है, जो विपक्ष के 26 दल थे बेंगलौर में, तमाम लोगों ने संकल्प लिया है और एक मत ने हम लोग एकजुट हैं। किसी भी तरीके का ये जो दुष्प्रचार बिल्कुल एकजुट है। और ममता बनर्जी को टीएमसी के कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं हमाम साहब की ममता बनर्जी को पीएम बनना चाहिए। पहले सिर्फ उटौवल जो है वो पीएम को लेकर ही होने लगा, अभी से, अभी तो बहुत दूर है मामला। कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा रही है, कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा रही है। 2004 में जब चुनाव जीती कांग्रेस पार्टी ने जीता था, उससे पहले भी हमने प्रधानमंत्री के नामों की घोषणा नहीं की थी। हम प्रधानमंत्री के लिए, चेहरे के लिए नहीं लड़ते। कांग्रेस ने साफ कहा कि हम पीएम बनने के ओर में नहीं है। देश को बचाने की जरूरत है, देश में जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए। और अगर किसी दल के नेता अपने मुखिया को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। समाज चले ठीक है। चंचल जी, मेरा एक सवाल ये कि कुछ लोग एक सवाल पूछ रहे थे, आप समाजवादी पार्टी से हैं, ये अखिलेश यादव पर एक सवाल ये कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश तो बचा नहीं पाए, 2 बार वो हार गए और अब देश बचाने चले हैं, कैसे ये होगा? उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी घटक दल जो गठबंधन हमारा बना है, इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी को आज, आपको याद होगा प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर सीना ठोके कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, तो 29 से ये है ही ऑलरेडी। उसके अलावा कुछ साइलेंट पार्टनर हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके पास 3 और पार्टनर हैं। एक सवाल मेरा, आपने इंडिया शब्द का जिक्र किया, कुछ लोगों का आपके दलों में ही उनको असमंजस है कि इंडिया में एनडीए आता है, इस स्पेलिंग को कुछ हटा के उसमें कहीं न कहीं असमंजस हुआ। इंडिया जब नाम रखा गया तो कई लोगों को असमंजस जो है, कई लोगों को आपत्ति हुई। किसी को आपत्ति कोई नहीं है। इंडिया में किसको आपत्ति होगी? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनको आपत्ति रहती है, क्योंकि इन्होंने अपने आरएसएस के मुख्यालय पे 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, इनको आपत्ति हो सकती है। मैं अभी कल एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ बैठा था, वो कह रहे हैं कि ईस्ट ऑफ इंडिया था, उस तरह के ये इंडिया आ गया। अरे गजब है, मतलब कुछ भी वो लोग थे, कोई आपत्ति नहीं, कुछ भी नहीं, कोई चर्चा नहीं है। आज सबसे बड़ी लड़ाई है कैसे लोकतंत्र बचे, कैसे संविधान बचे, देश की संवैधानिक संस्थाएं जिस चलिए ठीक है। पूर्वांचल को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है, थोड़ा बताएं, दर्शकों को स्पष्ट करें। पूर्वांचल को लेकर के, पूरे प्रदेश को लेकर के, पूर्वांचल को लेकर खासकर आप देखिए, अभी आज चर्चा पूर्वांचल पे कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जनरल में जो लोग गरीब लोग, वो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा होकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव 2024 का देखिए, 2024 में चुनाव प्रधानमंत्री बनने का ही केवल चुनाव नहीं है, सत्ता में आने का भी, केवल देश बचाने का चुनाव है। हर एक नागरिक आज इंडिया से जुड़ रहा है और आपने देखा होगा जिस तरीके से मुहिम चढ़ी है सोशल मीडिया और जो है मीडिया के माध्यम से, पूरे देश में लोग आवाज उठा रहे हैं। अभी कई सारे चैनल सर्वे करना शुरू कर दिया है, इंडिया जीत रहा है, इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। और आप इसमें कोई 2 राय नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश के, ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। निकिता मैं आपसे समझना चाहूंगा, ठीक है, आपकी बात है। निकिता, आप तो लगातार ग्राउंड पे हैं, जवाब मैं देता हूं। ठीक है, नहीं, एक सवाल मैं कुछ लेना चाह रहा हूं। निकिता, आप तो ग्राउंड पे है, दर्शकों के बीच में जाती है, जनता के बीच में जा रही, राजनीतिक बयानबाजी जो आ रही तो ठीक है, क्या जनता भी यही मानती है कि नहीं बदलाव होना चाहिए? क्योंकि जनता ही सर्वोपरि, वोट तो जनता ही देगी। देखिए सौरभ, जनता की अपनी अपनी अलग राय हैं। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार काम होते गए हैं, जितना बदलाव होता आया है, हिंदुत्व की नीति जो अपनाती आई है भारतीय जनता पार्टी, उसी के बीच में इसी का कंटिन्यूएशन होना चाहिए। लेकिन जितने लोग और उतनी राय, तो यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ अगर बदलाव चाहते हैं तो कुछ इसी पार्टी में कंटिन्यूएशन जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन के कहीं ना कहीं मुद्दे जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। आम जनता के बीच में ऑपोजिशन के मुद्दे नहीं जा पाते हैं। जो ऑपोजिशन लीडर्स पार्टीज में सीटें नहीं बचा पाते हैं, वो देश बचाने की बात करते हैं। जिस तरीके से, अगर मैं किसी पार्टी की बात करूं, यहाँ नाम लेना सही नहीं होगा, वो लगातार विदेशों में जा करके
हाँ ठीक है निकिता, कंटिन्यू। कुछ बड़े नेता विदेशों में जाकर के जब भारत के लिए अपमानजनक बातें करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ऐसे दो तरफा पार्टी के लोग हैं, जब वो भारत को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या वो देश चला पाएंगे। तो आम जनता की राय में फिलहाल वो कहीं ना कहीं यही चाहते हैं, 80% लोग तो यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपने चलिए ठीक है, ये तो जनता की बात है। चंचल जी ठीक है, चंचल जी अब आपसे जवाब लूंगा, सही क्वेश्चन रेज किया है निकिता ने, ठीक है बोलिए चंचल जी। अपमानजनक बातें विदेश में, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे पे गए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे शर्म आती थी यहाँ पे लोगों को पैदा होने में। ऐसा लगता है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है क्या? आप सोचो, अभी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया होके आए थे बीच में लास्ट टाइम, और हिंदुस्तान के 5 राज्यों को ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया। ये प्रधानमंत्री डंका बन रहा है, और ये मीडिया के द्वारा कहा जाता है। निकिता जी आप अच्छी बात रखती है, लेकिन आप मुझे बताओ कि ये अपमानजनक, ये देश को अपमानित कौन कर रहा है? हमारे देश की 5 राज्यों को बैन कर दिया कि यहाँ छात्र आके नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात, अभी प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के अंदर बकायदा एक बड़े प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि प्रतिदिन हिंदुस्तान एक ITI कॉलेज बनाता है, हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी बनाता है, हर महीने में एक IIT और एक IIM बन जाता है। तब देश का अपमान नहीं होता है? इतना बड़ा झूठ। आप सोचो, तो देश के प्रधानमंत्री जी हमारे, अभी आपने देखा होगा वीर सावरकर जी के उद्घाटन, जो उन्हें उसका एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, उस उद्घाटन सरकारी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी किस तरीके की बातें रख रहे थे। तो ये देश बचाने की मुहिम में कि प्रधानमंत्री जी का शब्द कम से कम, वो देश केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको समझना चाहिए हमें क्या बोलना है। तो देश को अपमानित करने वाले कौन लोग हैं, ये समझने की बात है। आप मुझे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया या साउथ कोरिया का, एग्जैक्टली देश का नहीं नाम है, मुझे याद आ रहा है, मैं उससे माफी चाहता हूँ, लेकिन ये कंफर्म है, उन्होंने कहा था कि इस देश में पैदा होने पर शर्म आती थी लोगों को। ये बताओ, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? और रही बात आज उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने देखा होगा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार ने डेवलपमेंट की रूपरेखा रखी थी, नौजवानों के भविष्य के लिए काम किया था। आपको याद होगा SCL में केवल 16-11, चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। इमाम साहब फाइनल कमेंट आपसे। ठीक है ठीक है ठीक है, आप कुछ ठीक है चंचल जी, आपकी बात आ गई। इमाम साहब फाइनल कमेंट आपसे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, एक कोई काम आप बता दो लखनऊ के अंदर की बीजेपी ने किया हो, एक कोई काम जिसका मुख्यमंत्री। ठीक है चंचल जी, आपकी बात आ गई। ठीक है इमाम साहब, आपसे फाइनल कमेंट। देखिए 2014 में जो वादा करके भारतीय जनता पार्टी आई, उस वादे पे उत्तर प्रदेश के युवाओं ने भाजपा को सरकार में बैठाने का काम किया रोजगार के लिए। इन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए और देश की संपत्तियों को केवल बेचने का काम किया। कांग्रेस को लगातार ये लोग कोसते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में बनाई गई संपत्तियों को केवल बेचने का काम। चलिए, और सबसे ढिठाई से जो लोग झूठ बोलते हैं कि हर महीने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर महीने यूनिवर्सिटी बन रही है, कहाँ बन रही है सर? किस जगह बन रही है? जो मेडिकल, यही बात है। ठीक है, बीजेपी को दिखाई दे रही, कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रही। चंचल जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमाम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, निकिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में मोहन भागवत का आज पूर्वांचल दौरा, ये दौरा बहुत ही कारगर और बीजेपी के लिए कहीं न कहीं संजीवनी साबित हो गया, क्योंकि मोहन भागवत संतों से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, संतों का आशीर्वाद से ही, और साथ ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जनवरी में मंदिर लोगों के लिए जब खोल दिया जाएगा, तमाम मुद्दों को लेकर मोहन भागवत अब बात करेंगे। यानी बीजेपी के लिए कहीं न कहीं पूर्वांचल बेहद ही अहम है, और पूर्वांचल को अगर बीजेपी ने साधा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो भाग है वहां बीजेपी पहले से ही मजबूत है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।